नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक पटेल। आप सभी का सोशियोलॉजी विद ऋतिक में स्वागत है और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक पिछले लेक्चर में सोशल नेटवर्क के बारे में बात किया था जो कि अधूरा रहा था। उसी को आज इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था सोशल नेटवर्क किसे कहते हैं और कौन कौन से समाजशास्त्री ने उनके बारे में कहा था, और एक विधि भी पढ़ी थी हमने, सोशियोमेट्री विधि, जिसे जे.एल. मदन साहब ने दिया था। अब उसके आगे चर्चा कर लेते हैं। आज हम अपने लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे उसका एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, जिससे हमें आइडिया रहेगा कि हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सोशल नेटवर्क का हम आज प्रकार पढ़ेंगे। फिर 3 थ्योरी है, सोशल नेटवर्क एनालिसिस, एक्टर नेटवर्क थ्योरी और एक होता है नेटवर्क सोसाइटी। आज 3-4 चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टाइप के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कितने प्रकार से होते हैं। तो सोशल नेटवर्क का सबसे पहले हम टाइप देख लेते हैं, प्रकार। सोशल नेटवर्क मेनली 2 प्रकार से होता है। एक होता है पर्सनल सोशल नेटवर्क, और दूसरा होता है इम्पर्सनल सोशल नेटवर्क। सबसे पहले हम पर्सनल सोशल नेटवर्क के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद इम्पर्सनल सोशल नेटवर्क के बारे में चर्चा करेंगे। तो पर्सनल सोशल नेटवर्क किसे कहते हैं? पर्सनल सोशल नेटवर्क ऐसा नेटवर्क जिसके साथ हम अपने जीवन का लगभग अधिकांश समय व्यतीत करते हैं, जो हमारे साथ बने हुए रहते हैं, जिनके साथ हम दिनचर्या की कार्य करते हैं। जैसे कि हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, दोस्तों के साथ समय व्यतीत करते हैं, स्कूल में जाते हैं तो स्कूल टीचरों के साथ हम अपना क्या समय व्यतीत करते हैं। तो ऐसे लोगों का समूह जो एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अधिकांश समय लोगों के साथ व्यतीत करता है, उसे पर्सनल सोशल नेटवर्क कहते हैं। और इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है, ठीक है, और इस व्यक्ति का जिनसे ये लगातार कांटेक्ट में रहता है, जैसे कि अपने माता पिता के साथ, भाई बहन, दोस्त, ये ऐसे लोग हैं जो व्यक्ति के संपर्क में लगातार रहते ही हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? पर्सनल सोशल नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। पर्सनल सोशल नेटवर्क की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं जिसको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। विशेषताएं जिसे हम रूपात्मक और अंतःक्रियात्मक के नाम से जानते हैं। रूपात्मक और अंतःक्रियात्मक, इसकी 2 विशेषताएं हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक रूपात्मक और दूसरा है अंतःक्रियात्मक। रूपात्मक को अंग्रेजी में बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल, और अंतःक्रियात्मक बोलते हैं इंटरेक्शनल। इन दोनों को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपके नेटवर्क में टोटल कितने लोग हैं? 20 लोग हैं, ठीक है। लेकिन उन 20 लोगों में से आप 4 से 5 लोग ऐसे हैं जिनसे आप रोजाना मिलते हैं, रोजाना अपना समय उनके साथ स्पेंड करते हैं, अपनी सुख दुख को उनके साथ बांटते हैं। तो जो कितने लोग हैं आपके नेटवर्क में? 20 लोग हैं, ठीक है। ये 20 लोग क्या कहलाएंगे? रूपात्मक। और इन 20 लोगों में से 3 से 4 जितने भी आपके करीबी हैं, 3 से 4 लोग, वो आपके क्या कहलाएंगे? अंतःक्रियात्मक। मुझे उम्मीद है कि आप इस उदाहरण के माध्यम से आपको रूपात्मक और अंतःक्रियात्मक के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। अभी इसकी हम विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लिया। अब इसके भी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। हमने सबसे पहले सोशल नेटवर्क देखा, सोशल नेटवर्क के प्रकारों को देखा। सोशल नेटवर्क के 2 प्रकार होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल, ठीक है। अब पर्सनल नेटवर्क के भी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? ईगोसेंट्रिक और दूसरा होता है नॉन ईगोसेंट्रिक।
ठीक है। सबसे पहले हम ईगोसेंट्रिक की बात करते हैं, फिर इसके बाद नॉन ईगोसेंट्रिक के बारे में चर्चा करेंगे। ईगोसेंट्रिक पर्सनल नेटवर्क किसे कहते हैं? ईगोसेंट्रिक में क्या होता है कि ईगो मतलब ईगो की हिंदी में बोलते हैं अहम केंद्रित, मतलब स्वयं को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर के संबंधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, चर्चा की जाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसके चारों ओर के संबंधों के बारे में हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से संबंध है, किसके किसके साथ संबंध है, तो इसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिक। इसके तीन क्या है, इसके प्रमुख तत्व हैं। तत्व के माध्यम से और आपको स्पष्ट हो जाएगा, एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे इसके मेन तत्व कौन कौन से हैं? ईगो, एल्टर्स और तीसरा है टाइस। ईगो जो स्वयं होता है, स्वयं को केंद्र में रखा जाता है, और एल्टर्स क्या होता है, जो स्वयं के साथ संबंध रहता है जिसका, ठीक है, स्वयं के साथ क्या रहता है, संबंध, ईगो के साथ संबंध। और टाइस किसे कहते हैं? किस प्रकार से संबंध? बातचीत के माध्यम से, सहायता के माध्यम से, या फिर मदद के माध्यम से। अब इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, ईगो, एल्टर्स, टाइस क्या किसे क्या है। जैसे कि ईगो को हम केंद्र में रखते हैं, बोला गया है स्वयं को केंद्र में रखकर, तो ईगो एक व्यक्ति है मान लीजिए, इसको हम केंद्र में रख दिए, ठीक है। एल्टर्स क्या बोल रहा है? ईगो के साथ संबंध। ईगो के साथ संबंध कैसा संबंध? जैसे कोई माता पिता है ईगो का, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, तो ये सब क्या होंगे? ये तो ईगो हो गया, इसको हम ईगो बोलेंगे। लेकिन ये जो आपको दिख रहे हैं इसके जो संबंध है, इसको एल्टर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्टर्स। और इनके बीच कैसा संबंध है, मतलब किस माध्यम से आपस में क्या संबंध बनाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? टाइप। जैसे कि बातचीत के माध्यम से, सहायता के माध्यम से, मदद के माध्यम से। अब मुझे उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल की मदद से आपको ईगोसेंट्रिक सोशल नेटवर्क के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने जब देख लिया सोशल नेटवर्क के बाद हमने देखा दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल सोशल नेटवर्क, इम्पर्सनल सोशल नेटवर्क। पर्सनल सोशल नेटवर्क के अंदर हम गए तो हमको ईगोसेंट्रिक और नॉन ईगोसेंट्रिक के बारे में हमने देखा। अभी ईगोसेंट्रिक देखे हैं, अभी नॉन ईगोसेंट्रिक देखना बाकी है। तो नॉन ईगोसेंट्रिक के बारे में हम देख लेते हैं। नॉन ईगोसेंट्रिक, नॉन ईगोसेंट्रिक ऐसा नेटवर्क है जिसमें सभी के साथ संबंध स्वतंत्र रूप से होता है। जैसे इसमें कोई केंद्र में कोई नहीं रहता, इसमें सभी के साथ स्वतंत्र रूप से संबंध होता है। इसका डायग्राम ऐसे बनता है, इसका संबंध इसके साथ भी, इसके संबंध इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसका इसके साथ भी, इसका इसके साथ भी, इसका इसके साथ भी, इसका स्वतंत्र संबंध होता है, सभी के साथ स्वतंत्र संबंध। ये क्या हो गया? नॉन ईगोसेंट्रिक सोशल नेटवर्क। अब इसके बाद हम शुरुआत में देखे थे पर्सनल नेटवर्क और इम्पर्सनल नेटवर्क। इम्पर्सनल सोशल नेटवर्क के बारे में देख लेते हैं, किसे कहते हैं? इम्पर्सनल सोशल नेटवर्क। इम्पर्सनल सोशल नेटवर्क, इम्पर्सनल सोशल नेटवर्क क्या होता है? सदस्यों के बीच जो रिश्ते होते हैं औपचारिक होते हैं, गैर व्यक्तिगत होते हैं और भावनात्मक लगाव की क्या होती है? कमी होती है। क्या होती है? गैर व्यक्तिगत भावनात्मक लगाव की क्या होती है? कमी होती है। भावनात्मक, अर्थात इम्पर्सनल सोशल नेटवर्क में क्या होता है? व्यक्ति सिर्फ काम से काम दूसरों के साथ संबंध बनाता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का अपना इसमें हित छिपा होता है,
इसे ही हम बोलते हैं इम्पर्सनल सोशल नेटवर्क। तो दोस्तों हमने सोशल नेटवर्क के बारे में चर्चा कर लिया, उसके प्रकारों के बारे में देख लिया कितने प्रकार से होते हैं। अब यहाँ पे हमारा सोशल नेटवर्क खत्म होता है। अब इसके बाद हम 2-3 और छोटे छोटे थ्योरी हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, 2-2 मिनट के हैं मुश्किल से। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोशल नेटवर्क एनालिसिस। ये सोशल नेटवर्क एनालिसिस सोशल नेटवर्क के जैसा ही सिद्धांत है। इसमें क्या किया जाता है कि एनालाइज किया जाता है। जैसे इसको हम देखते हैं कि व्यक्ति या समूहों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कैसे? जैसे कि एक व्यक्ति है, जैसे मैं, या फिर एक समूह, उन समूहों के बीच संबंध, कैसा संबंध बन रहा है उनके बीच, एक दूसरे के बीच कैसे रहते हैं, भाईचारा कैसा है। तो इन समूहों के बीच जो संबंध बनते हैं उसी के बारे में अध्ययन जब हम करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, सोशल नेटवर्क एनालिसिस। एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। मान लीजिए एक स्कूल है, ठीक है। अब स्कूल तो हम सभी स्कूल गए हैं, स्कूल से ही आए हैं, तो हम स्कूल में हमें देखे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके बहुत सारे दोस्त होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके 2-3 दोस्त होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सभी से कट के अकेले रहते हैं, अलग ही अपना स्कूल लाइफ व्यतीत करते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसी के बारे में हम इसमें जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अगर एक और उदाहरण के बारे में अगर सोच लो तो ओवरऑल इसमें क्या देखा जाता है कि व्यक्ति के बीच संबंध, ठीक है, कैसा है, ये पता इसमें किया जाता है कि कौन किससे जुड़ा है, किस माध्यम से जुड़ा है और क्यों जुड़ा है। यही क्या है हमारा सोशल नेटवर्क एनालिसिस। एक बार लिख के बता दे रहा हूं कि कौन किससे जुड़ा है, कैसे जुड़ा है और क्यों जुड़ा है। यही हमारा क्या है, सोशल नेटवर्क एनालिसिस। अगर हम एक लाइन में बोलना चाहें कि सोशल नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है, तो कोई व्यक्ति या समूह किसी दूसरे व्यक्ति या समूह से कैसे जुड़ा है, क्यों जुड़ा है, ठीक है, और कौन किससे जुड़ा है, इसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट सिद्धांत की ओर चलते हैं। अगला हमारा सेकेंड लास्ट सिद्धांत है एक्टर नेटवर्क थ्योरी। एक्टर नेटवर्क थ्योरी। एक्टर नेटवर्क थ्योरी क्या कहता है कि ये थ्योरी ये बोलता है कि कोई भी कार्य, समाज में जितने भी कार्य घटित हो रहे हैं, केवल व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता। इसमें व्यक्ति के साथ साथ जो वस्तुएं इसके साथ उपयोग होती हैं वो भी इसमें एक्टर के रूप में कार्य करती हैं। अर्थात इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजें मिलकर ही काम करती हैं। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, इसका की क्या रहेगा, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, वस्तु एक्टर के रूप में कार्य करती है। एक्टर के रूप में कार्य करती है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाऊंगा आपको, बहुत अच्छा उदाहरण है, आप ध्यान से सुनिएगा कि हमारा जब तबीयत खराब होता है तो हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास, ठीक है, इलाज कराने के लिए। अब हमें क्या लगता है कि डॉक्टर ही हमारा क्या करता है, सिर्फ इलाज करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर के साथ साथ जितने भी चीज जुड़े हुए हैं,
सभी इलाज के रूप में हमें सहायता करते हैं। ये थ्योरी यही बोलता है कि सिर्फ डॉक्टर ही इलाज नहीं कर रहा है आप लोगों का, इलाज में जितने भी मशीनें हैं, जितने भी नर्स वगैरह भी जो सहायिका के रूप में कार्य करती हैं डॉक्टर के, वो भी एक्टर के रूप में कार्य करती हैं। जैसे कि हम डॉक्टर के पास गए, ठीक है, अब हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ एक्टर के रूप में कौन काम कर रहा है, केवल और केवल डॉक्टर। लेकिन एक्टर नेटवर्क थ्योरी बोलता है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही इसमें कार्य नहीं कर रहा है, इसके साथ जितने भी इसमें अन्य चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स, इसमें क्या होगी, नर्स, जो क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। इसके बाद मशीनें होती हैं जो क्या कार्य करती हैं, बीमारियों का पता लगाती हैं। डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, आपकी जानकारियों को एकत्रित करते हैं। तो ये एक्टर नेटवर्क थ्योरी क्या बोलता है कि ये जो सभी जो दिख रहे हैं आपको, जो जो काम कर रहे हैं इसके साथ, ये सभी एक्टर हैं, ये सभी अपना रोल, अलग अलग रोल निभाते हैं, और ये सभी जब मिलकर कार्य करते हैं तभी कोई कार्य संपूर्ण होता है। तो ये छोटी सी थ्योरी थी एक्टर नेटवर्क थ्योरी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा और छोटी सी टॉपिक है बस, छोटी सी थ्योरी है नेटवर्क सोसाइटी। इसको किसने दिया था, मैनुअल कस्टल ने दिया था। एक समाजशास्त्री है मैनुअल कस्टल, इन्होंने नेटवर्क सोसाइटी के बारे में बात किया था। इन्होंने इसमें कहा था कि पहले का, इन्होंने इसमें कहा था कि जो सूचनाएं वर्तमान समय में सूचनाएं इंटरनेट और मोबाइल के माध्यम से भेजी जाती हैं। इसको मैं एक उदाहरण के रूप में आपको तुलना के रूप में बताऊंगा, तो आप तुरंत समझ जाएंगे पहले और अब से तुलना करके। पहले क्या होता था और अब क्या होता है। जब पहले हम क्या करते थे, आपस में जब बात करते थे तो हम आपस में कैसे होते थे, फेस टू फेस बात करते थे। कैसे, फेस टू फेस मतलब आमने सामने होकर। लेकिन अब नेटवर्क की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में हम कैसे बात करते हैं, ऑनलाइन माध्यम से। ऐसी बात नहीं है कि हम आमने सामने होकर बात नहीं करते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, जब हमको जानकारी पहुंचानी होती थी, जब हमको जानकारी दूसरों तक पहुंचानी होती थी, तो हमें आमने सामने जाकर ही जानकारी देनी पड़ती थी। लेकिन वर्तमान में क्या है कि हमें अगर किसी को कुछ बताना है तो तुरंत हम मोबाइल फ़ोन के जरिए कॉल कर देते हैं, इंटरनेट के जरिए हम मैसेज कर देते हैं, तो जानकारी इमीडिएट हस्तांतरित हो जाती है। ठीक है, तो इसको ही मैनुअल कस्टल ने नेटवर्क सोसाइटी का नाम ही दिया था। पहले क्या होता था, वर्तमान समय में और पहले समय में भी बहुत सारे अंतर हैं। जैसे कि पहले काम कागज पर हो जाता था, काम किस में हो जाता था, कागज पर। लेकिन अब हम ऑनलाइन माध्यम से मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर में भी हम अपना काम कर सकते हैं, हमें कागज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैनुअल कस्टल ने ये सभी, वर्तमान में हम ऑनलाइन, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर के माध्यम से कार्य कर सकते हैं। इसी को नेटवर्क सोसाइटी, मैनुअल कस्टल ने नेटवर्क सोसाइटी बोला था। तो यहाँ पे हमारा सोशल नेटवर्क जो थ्योरी था, उससे संबंधित जितने भी सिद्धांत थे, हमने सभी को कवर करने का प्रयास किया है। और लास्ट में हम आपको थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर बस 10 सेकेंड 15 सेकेंड बताना चाहता हूँ, जिससे आपके माइंड में बन जाएगा, आपके दिमाग में एक मैप की तरह हो जाएगा। तो हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था, नेटवर्क, सोशल नेटवर्क किसे कहते हैं।
सोशल नेटवर्क के साथ साथ विभिन्न थिंकरों ने इसके बारे में क्या क्या कहा था। फिर उसके बाद हमने 2 सिद्धांत पढ़े थे, सोशियोमेट्री और सोशियोग्राफ, जिसे JL मोरेनो ने दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। फिर उसके बाद हमने सोशल नेटवर्क के प्रकार की चर्चा की थी, जो 2 प्रकार के होते हैं, पर्सनल सोशल नेटवर्क, इम्पर्सनल सोशल नेटवर्क। फिर पर्सनल सोशल नेटवर्क के भी 2 प्रकार की चर्चा की थी, ईगोसेंट्रिक, नॉन ईगोसेंट्रिक। फिर उसके बाद हमने देखा था एक्टर नेटवर्क थ्योरी, फिर सोशल नेटवर्क एनालिसिस। फिर लास्ट में हमने क्या देखा, नेटवर्क सोसाइटी के बारे में हमने चर्चा किया था। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, बाकी अगले वीडियो में हम दूसरे विषय के बारे में आपके सामने चर्चा करेंगे।